टाइप 1 डायबिटीज जो अपने आप में एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। वहीं जो टाइप 2 डायबिटीज है उसमें बीटा सेल्स फंक्शनल हैं, इंसुलिन बन रही है, पर बॉडी जो है इंसुलिन को इस्तेमाल नहीं कर पा रही। अक्सर देखा जाता है कि ब्लड शुगर जो है नॉर्मल हो जाता है डिलीवरी के बाद। पर ऐसा मानना कि चलो मुझे डायबिटीज था, मैं जेस्टेशनल डायबिटिक थी, अब ब्लड शुगर लेवल्स मेरे डिलीवरी के बाद बिल्कुल ठीक हो गए हैं, तो यानी कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मुझे डायबिटीज नहीं होगा, ये एक बड़ा मिथ है। So hello everyone and welcome back to the super exclusive episode of the Achievers Club podcast show. आज का एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रॉम हेल्थ पर्सपेक्टिव, बिकॉज आज के इस पॉडकास्ट में हमने एक हेल्थ के सिम्टम के बारे में डिस्कस किया है जिसका नाम है डायबिटीज। और आजकल ये कंसेप्ट बहुत ही कॉमन होने लगा है, बट डेफिनेटली इन दिस पॉडकास्ट वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट कि हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक डिस्कस कर सकें। एंड यू ऑल्सो हर्ड इट राइट कि डायबिटीज कोई डिजीज नहीं है, इट्स अ सिम्टम विच इज कॉज्ड due to our bad lifestyle habits, due to our bad eating and sleeping habits, जिसके बारे में आज हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कस किया है। और आज के जो गेस्ट हैं वो बहुत ही अमेजिंग है, बिकॉज आज के गेस्ट फिर से आए हैं हमारे पॉडकास्ट शो पे, जिनके साथ हमने ऑलरेडी गट हेल्थ पर डिस्कस कर रखा है। और आज का पॉडकास्ट डायबिटीज एंड इट्स रिवर्सल होने वाला है, जिनका नाम है माधवी शर्मा मैम। सो प्लीज डू मेक श्योर दैट यू वॉच दिस पॉडकास्ट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, बिकॉज किसी को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को भी ये सिम्टम हो सकता है, not because of sugar or any other thing, but just because of lifestyle problems or just because of bad eating and sleeping habits and many other things as well. और आज के इस पॉडकास्ट में हमने काफी सारे मिथ्स को भी बर्स्ट आउट किया है। सो डू चेक आउट दिस पॉडकास्ट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। और प्लीज डू मेक श्योर, दिस इज माय रिक्वेस्ट, कि आप इस पॉडकास्ट को एटलीस्ट वन फ्रेंड ऑफ योर्स या फिर एटलीस्ट एक फैमिली मेंबर्स के साथ देखें, बिकॉज फैमिली दैट लर्न्स टुगेदर ग्रोस टुगेदर। और ये हेल्थ के बारे में डिस्कशन है, so definitely family and friends are also your colleagues and they are someone whom you love the most, तो उनके साथ भी ये पॉडकास्ट देखना तो जरूर बनता है, या फिर आप ये पॉडकास्ट उनके साथ भी शेयर कर सकते हो। एंड एंजॉय दिस पर्टिकुलर एपिसोड फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। Madhvi Sharma ma'am, welcome back to the Achievers Club podcast show. This is our second podcast with respect to health, because I've realized this one single concept that health is wealth. So I think ये podcast को भी हम थोड़ा deeper में understand करेंगे, but for the audience to make this clear, हमने already पहला episode record किया था based on gut health, and this episode is specifically for the people who want to reverse their diabetes. And before that, Madhvi ma'am, how are you doing? I'm doing very well, Sahil. How are you? I'm doing amazing and things have changed a lot. बहुत अच्छा response आया था for our first podcast, and I was just amazed with the response, because I thought like मेरा content है, it's based on money feed and so on, but people are actually focusing on their health, and even I'm focusing on that. So thank you so much for coming back on our podcast with a new topic. So before jumping into the podcast topic, for the new audience, can we just have your small introduction so that हमें समझ में आ सके like why we should listen to you? Thank you so much, Sahil. It's a pleasure to be back. Well, for people who are listening to me for the first time, I am Madhvi Karmokar Sharma. I am a clinical dietitian. I am a certified diabetes reversal coach and a gut reset coach, and also a founder of an organization called Informed Health, where we empower people with authentic information to use food as medicine and mindset as therapy. Amazing. So शुरुआत करते हैं डायबिटीज के साथ। इंट्रोडक्शन तो नेक्स्ट लेवल था, बट फॉर द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड, बिकॉज फॉर मी एज वेल, करंटली आई एम 21, तो इतना मुझे इन डेप्थ नहीं पता है अबाउट व्हाट डायबिटीज इज ऑल अबाउट। मैंने बस ये सुना है लाइक वी हैव टाइप 1, टाइप 2, एंड देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स व्हिच वी आर गोइंग टू बर्स्ट फर्दरमोर इन दिस पॉडकास्ट। बट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, बेसिक ऑडियंस जिनको डायबिटीज बिल्कुल नहीं है, लाइक होता क्या है, व्हाट डायबिटीज इज ऑल अबाउट, और उसका रोल क्या होता है इन आवर लाइफ। इससे पहले कि हम इस बात पे आए, आई थिंक मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ कुछ रियलिटी बॉम्ब ड्रॉप करके, और वो ये है कि बहुत से लोग स्टैट्स को अच्छे से समझते हैं। सो आई रियली थ्रू द मीडियम ऑफ दिस पॉडकास्ट वांट टू टेल पीपल दैट आज की डेट में इंडिया में 77 मिलियन लोग हैं जिन्हें डायबिटीज है, और अनुमान है कि बाय द ईयर 2045 ये नंबर बढ़ के 124 मिलियन हो जाएगा। आज की डेट में हम ग्लोबली जब बात करते हैं हेल्थ की, तो इंडिया रैंक्स सेकंड इन दिस एपिडेमिक ऑफ डायबिटीज, इफ आई मे कॉल इट। एंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन, नॉलेज
पहुंचाएं। और जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारी मिथ्स हैं, इन मिथ्स को ब्रेक करें विद ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। नाउ टू आंसर योर क्वेश्चन, डायबिटीज क्या है? डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जो हमारे बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हैं वो बढ़ने लगते हैं, या वो कंट्रोल में नहीं आ रहे, वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, और उस वजह से हमारी बॉडी जो है ठीक से काम नहीं कर पाती। उसको डायबिटीज रिलेटेड और कॉम्प्लिकेशंस, जिसे हम न्यूरोपैथी के नाम से जानते हैं, वो होने लगती हैं। तो अपने आप में डायबिटीज एक समस्या है, पर उसी के साथ साथ जब हम डायबिटीज को मैनेज नहीं कर पाते, अपने ब्लड शुगर लेवल्स को विद इन रेंज कंट्रोल नहीं रख पाते, स्टेबल नहीं रख पाते, इनफैक्ट फ्लक्चुएट होते रहते हैं वो, तो उससे रिलेटेड और कॉम्प्लिकेशंस भी शुरू हो जाती हैं। और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम डायबिटीज़ के बारे में जानें और किस तरीके से हम डायबिटीज़ केयर एंड मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हम अपने आप को प्रिपेयर कर पाएँ, उसकी इंफॉर्मेशन लेते हुए हम अपनी हेल्थ को और बेहतर बना पाएँ। Perfect. You mentioned about something that is glucose. I am completely a student. मैं genuinely बोल रहा हूँ. Although I'm learning about health right now, but I literally hate biology. But मुझे understand करने के लिए I'll have to break down through all these concepts. So glucose होता क्या है and what's the role of that? देखिए, हमारी बॉडी जो है फूड को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करती है, राइट? तो हम Correct. चाहे ब्रेड खाएं, रोटी खाएं, चावल खाएं, अंडा खाएं, चिकन खाएं, सब्जी, फ्रूट, कुछ भी हम खाते हैं, बॉडी उसको एज इट इज नहीं इस्तेमाल कर पाती। इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू फ्यूल फॉर द बॉडी। और ये जो है ये ग्लूकोज है। बेसिकली बॉडी जो है वो ग्लूकोज को मेन सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह इस्तेमाल करती है। तो अलग अलग तरीके के जो फूड आइटम्स जिनका मैंने अभी जिक्र किया, वो अलग अलग मात्रा में बॉडी में जाके ग्लूकोज रिलीज करते हैं, बॉडी ग्लूकोज पर चलती है। अगर आप गौर फरमाए तो व्हेनेवर यू आर अनवेल, आप हॉस्पिटल में होते हैं, तो कितनी बार लोगों को ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, क्योंकि ग्लूकोज ही हमारी बॉडी के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। Okay. And like, what's the impact of that in terms of diabetes and so on? Like, तो जब उसके कम होने की वजह से होता है, बढ़ने की वजह से होता है या something like that? एब्सोल्युटली, तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ग्लूकोज हमारी बॉडी में मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, बट ग्लूकोज तो खाने से बन रहा है, हम जो खा रहे हैं वो बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा है और कन्वर्ट हो रहा है शुगर के फॉर्म में या ग्लूकोज के फॉर्म में, और ये ब्लड स्ट्रीम में आ रहा है, राइट? क्योंकि Correct. ब्लड ही वो माध्यम है जो सारे सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचा सकता है, ग्लूकोज को पहुंचा सकता है। और जब ये शुगर ब्लड में आता है तब हम इसको कहते हैं ब्लड शुगर, ठीक है? जस्ट टू अंडरस्टैंड इन लेमैन टर्म। Yeah. तो जब ये ब्लड शुगर ब्लड में आ जाता है, जब ये शुगर ब्लड में आ जाता है, तो ये तमाम जो हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है बॉडी की, सेल, वहां तक पहुंचता है। और सेल के दरवाजे पे एक ताला लगा होता है, राइट? तो वो ताले, वो सेल को नॉक नॉक करता है, बोलता है ओपन योर डोर, अनलॉक योर डोर, ताकि ये जो शुगर है, ये जो ग्लूकोज है, ये सेल के अंदर पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि सेल को ही ये एनर्जी चाहिए टू कैरी आउट द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, राइट? पर क्योंकि सेल के ऊपर ताला लगा है, हमें इस ताले की चाबी भी चाहिए। और ये Correct. चाबी क्या है? ये चाबी है इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी में पैनक्रियास में सिक्रीट होता है बीटा सेल्स के माध्यम से, और ये उस ताले की चाबी है जो सेल के दरवाजे को खोलता है, ताकि शुगर ब्लड से निकल कर सेल तक पहुंच पाए और यूज हो पाए। बट जैसा डिफरेंट डायबिटीज होती हैं, उसमें या तो इंसुलिन बन ही नहीं रहा होता, या फिर बॉडी इंसुलिन तो बना रही होती है, बट कहीं ना कहीं इस तरीके का मैकेनिज्म हो रहा होता है कि बॉडी उस इंसुलिन को इस्तेमाल नहीं कर पा रही और बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो रही है। इन दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है एंड रिजल्ट, की ग्लूकोज जो है ब्लड से सेल के अंदर नहीं जा पा रहा, ब्लड स्ट्रीम में ही है। एंड दैट इज व्हाई वी से दैट ब्लड शुगर बढ़ रहा है, राइट? तो ब्लड शुगर जो बढ़ रहा है वो अपने आप में डायबिटीज कंडीशन है। Perfect. So let me take a pause here. Pancreas है, it's a part of our body. वहां से insulin produce होता है, and we are eating food. Whatever we are eating, whether it is junk food, healthy food, fruits, vegetables, whatsoever. तो उनकी उनकी वजह से we are able to get lot of nutrients, glucose and so on. Right? तो ये glucose automatically हमारे blood में जाता है, and with the help of that insulin, it's like a key to the lock जो कि cells के पास है. Cells are locked, उनको इंसुलिन से अनलॉक करते हैं, and then that glucose goes into the cells,
in order to form the energy which we are using on a day to day basis. और अगर वो like in two of the cases as you mentioned, या तो फिर बॉडी इंसुलिन बना ही नहीं रही है या फिर वो सेल्स को इंसुलिन का इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है. सो इन दैट सिनेरियो जो ग्लूकोज है वो ब्लड में ही रह जा रहा है, जिसकी वजह से डायबिटीज होता है. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. बिल्कुल, आपने बस एक चीज जो बोली जिससे मैं सहमत नहीं हूँ, आपने बोला कि हम जंक फूड खाते हैं या जो कुछ भी खाते हैं उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है. सो आई जस्ट वांट टू पुट एन एस्टेरिस्क इन से जंक फूड से हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते. Correct. That's true. So that's perfect. So as you mentioned about the two conditions about like insulin जहाँ पे बनता ही नहीं है, and the second is जहाँ पे इंसुलिन का इफेक्ट ही नहीं होता है. So what are the criteria? Like ये क्यों होता है? Like इंसुलिन बनता ही क्यों नहीं है या फिर उसका इफेक्ट ही क्यों नहीं होता है? वेल साहिल, इनफैक्ट इसी बेसिस पे हम डायबिटीज को डिफरेंट डायबिटीज में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज में डिवाइड करते हैं. वन ऑफ कोर्स इज टाइप 1 डायबिटीज, जो अपने आप में एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है यानी कि बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो अपने ही सेल्स को अटैक कर रही है, और जिसके चलते जो बीटा सेल्स हैं पैनक्रियाज में वो अटैक हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो फंक्शन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि बीटा सेल्स नॉन फंक्शनल हो गए हैं, इसीलिए इंसुलिन बन ही नहीं रही. तो ये टाइप 1 डायबिटीज कहलाता है, जिसमें बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रही होती और इसीलिए बाहर से इंसुलिन देनी पड़ती है. जनरली देखा जाता है कि ये जो कंडीशन है ये दो रेंज ऑफ ग्रोथ स्पर्ट्स में पाई जाती है. तो 4 to 7 years ओल्ड में डिटेक्ट होता है कि ऐसा हो रहा है, या फिर जो एक दूसरा ग्रोथ स्पर्ट आता है 10 to 14 years वाला, उसमें कई बार निकल के आता है कि टाइप 1 डायबिटीज है. वहीं जो टाइप 2 डायबिटीज है उसमें बीटा सेल्स फंक्शनल है, इंसुलिन बन रही है, पर बॉडी जो है इंसुलिन को इस्तेमाल नहीं कर पा रही. राइट, अब ऐसा क्यों हो रहा है? बॉडी, दो अगेन 2 reasons. वन इज दैट बॉडी इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंट है, और दूसरी चीज है कि फैटी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है, और उस वजह से जो थोड़ी बहुत इंसुलिन बन भी रही है बॉडी उसको यूज करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है. सो इन दोनों ही केसेस में हम देखते हैं कि ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाता, ब्लड शुगर बढ़ता चला जाता है. वहीं एक तीसरी कंडीशन है डायबिटीज की, तीसरा टाइप है डायबिटीज का, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं. नाउ जेस्टेशनल डायबिटीज इज लिमिटेड टू द स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि जो प्रेग्नेंट विमेन है ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ प्रेगनेंसी, किसी समय उनको उनके ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो अनकंट्रोल होने लगते हैं, ब्लड शुगर बढ़ने लगती है, और अक्सर देखा जाता है कि ब्लड शुगर जो है नॉर्मल हो जाता है डिलीवरी के बाद. पर ऐसा मानना कि चलो मुझे डायबिटीज था, मैं जेस्टेशनल डायबिटिक थी, अब ब्लड शुगर लेवल्स मेरे डिलीवरी के बाद बिल्कुल ठीक हो गए हैं, तो यानी कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मुझे डायबिटीज नहीं होगा, ये एक बड़ा मिथ है. क्योंकि ये आपको प्री डिस्पोज करता है, ना सिर्फ आपको बल्कि आपके न्यूबॉर्न चाइल्ड को भी, कि आपको आगे जाकर डायबिटीज हो सकता है. ना सिर्फ आपको, जैसा कि मैंने कहा कि आपके न्यूबॉर्न चाइल्ड को भी, अगर यू आर प्री डिस्पोजिंग द चाइल्ड इज एट अ हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज, अगर उसकी मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जेस्टेशनल डायबिटीज रही है. तो टाइप 2 डायबिटीज एंड जेस्टेशनल डायबिटीज को मैनेज करने के लिए हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं, बिकॉज ये दोनों ही कंडीशंस लाइफस्टाइल कंडीशंस हैं, एज अगेंस्ट टू टाइप 1 डायबिटीज, जो कि जैसा मैंने पहले कहा एक ऑटो इम्यून कंडीशन है. करेक्ट. सो राइट नाउ थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत ऊपर से गया, बट एज यू मेंशन लाइक दीज आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स. इंसुलिन का बहुत लाइक रोल प्ले है यहाँ पे, बट डायबिटीज ये एक सिम्टम है ऑफ ऑल द थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग, या फिर डायबिटीज इज अ डिजीज व्हिच लॉट ऑफ पीपल डू मेंशन? Excellent question, Sahil. Now, when we talk about diabetes, of course, here I'm talking specifically about type 2 diabetes and gestational diabetes. ठीक है, ये दोनों ही चीजें जो हैं अपने आप में बीमारी नहीं है, ये एक आउटकम है हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल का. टाइप 1 जो डायबिटीज है वो एक ऑटो इम्यून कंडीशन है. राइट, वो बॉडी में हो रहा है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसको अटैक कर रहा है, और इसीलिए बीटा सेल्स डैमेज है और इसीलिए इंसुलिन नहीं बन रहा. पर जब हम इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि टाइप 2 डायबिटीज को हम इजिली इम्प्रूव कर सकते हैं बाय द वर्च्यू ऑफ इम्प्रूविंग आवर लाइफस्टाइल. राइट, तो
अगेन पहले आई रिमेम्बर जब मैं स्टूडेंट थी और मैं अपना ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन कर रही थी, तब हमें सिखाया जाता था कि डायबिटीज जो है अगर एक बारी हो गया तो फिर ये लाइफ लॉन्ग रहता है, राइट। पर आज की डेट में ऑफ कोर्स मेरे खुद के पेशेंट्स हैं जिन्होंने मेरे साथ हेल्दी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करते हुए डायबिटीज को रेमिशन में लिया है ना। आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन दिस वर्ड रिवर्सल वर्सेस रेमिशन। तो अक्सर हम नॉर्मल डेली भाषा में बोलते हैं कि डायबिटीज रिवर्सल आपने भी सुना होगा। यस। बट या इसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक है कि हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं, नियर नॉर्मल रेंज में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा एलिमेंट है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, कि डायबिटीज अपने आप में जो समस्या है वो तो है, पर उसके साथ रिलेटेड जो साइड कॉम्प्लिकेशंस हैं जिन्हें हम कहते हैं डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, वो दूसरा पहलू है डायबिटीज का, राइट। तो वो अगर आपको क्रॉनिक काफी समय से आपके ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं हाई हैं, फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, आप मेंटेन नहीं कर रहे, तो ये जो डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं ये बढ़ती जाती हैं। अब इसमें क्या आता है, न्यूरोपैथी, चाहे वो आंखों में आपके नर्व्स डैमेज हो गए, आपको रेटिनोपैथी हो रही है, या आपको नेफ्रोपैथी हो रही है, किडनी के नर्व्स डैमेज हैं, तो ये कितने लेवल तक, कितने स्तर तक डैमेज हो चुका है वो रिवर्स नहीं होगा, राइट। वो रिवर्स नहीं होगा, पर आपके ब्लड शुगर लेवल्स हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हुए आप फिर भी कम कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं, उन्हें ठीक बना सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है सबको ये समझना कि अगर आपको आपको डिटेक्ट हो गया है कि आप डायबिटिक हैं या आप प्री डायबिटीज स्टेज में हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उसी वक्त अपनी हेल्थ को take responsibility of your health, start arresting the stage of diabetes that you are at and don't allow it to progress। क्योंकि नेचुरल क्या है जर्नी, कि डिजीज को अगर हम मैनेज नहीं करते, अरेस्ट नहीं करते, उसके प्रति जिम्मेदारी लेते हुए अपने लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करते, तो नेचुरली वो डिजीज प्रोग्रेस करती चली जाती है और उसके साथ के कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ते चले जाते हैं। अक्सर हम लोगों को देखते हैं कि अरे डॉक्टर ने कहा है कि अभी तो ये ब्लड शुगर बहुत कम है। अरे कम है तो इजिली अरेस्ट होके रिवर्स हो जाएगा ना अभी, वनिस्पत इसके कि इसको बढ़ा लो, फिर इसके साथ के कॉम्प्लिकेशंस को भी बढ़ा लो, और फिर सोचो कि अब मैं कैसे इसको रिवर्स करूं। क्योंकि तब, जैसा मैं बार बार कह रही हूँ, हमारे ब्लड शुगर लेवल्स तो फिर भी कम हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, पर जो कॉम्प्लिकेशंस सेट इन हो जाएंगी वो रिवर्स नहीं हो पाएंगी। सो इसीलिए बहुत बहुत ज्यादा आई वांट टू keep reiterating the point that if you have been diagnosed with diabetes, the time to act is now. You can't postpone it. You can't procrastinate and say हाँ पर मेरे पास तो अभी टाइम नहीं है, आगे देखूंगा, क्योंकि आगे देखना फिर मुश्किल हो जाएगा। ट्रू। सो इट्स लाइक टाइप 1, टाइप 2 एंड जेस्टेशन पीरियड वाला जो होता है, दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ डायबिटीज एज यू आर ट्राइंग टू मेंशन। फर्स्ट इज लाइक ऑटो इम्यून बेस्ड, जिसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बट टाइप 2 एंड टाइप 3 आर द थिंग्स। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर ऑल द थ्री सिम्टम्स ऑफ आर लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स। फर्स्ट वाला तो ऑटो इम्यून है, बट सेकंड एंड थर्ड दीज आर द लाइफस्टाइल बेस्ड सिम्टम्स। एंड और इनकी वजह से लाइक जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, लाइक एज यू मेंशन्ड अबाउट द आईज, देन वी हैव अदर थिंग्स आल्सो जो डायबिटीज की वजह से हो रहा है। सो दीज आर द थिंग्स, लाइक लेट्स अज्यूम अगर किसी को डायबिटीज की वजह से आंखों की प्रॉब्लम हो रही है, सो दैट कांट बी चेंज्ड, बट द डायबिटीज विच यू हैव गॉट सो फार, लाइक ब्लड शुगर लेवल में जो स्पाइक्स आए हैं या फिर जो रिड्यूस हुआ है, वी कैन जस्ट रिवर्स दैट और उसको नॉर्मल बैक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बिल्कुल, और लाइफस्टाइल चेंजेस एंड ऑल। बिल्कुल, और जैसा आपने कहा कि टाइप 1 डायबिटीज में हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। टाइप 1 डायबिटीज में भी हम हेल्दी सही तरीके का खाना, जिसको हम कहते हैं, आई वुड नॉट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस ऑफ कोर्स, पर जिसको हम कार्ब काउंटिंग कहते हैं, कि आपके इंसुलिन के यूनिट्स कितने हैं, उसके हिसाब से आप किस तरीके से अपनी मील को प्लान करेंगे, वो सीखना बहुत ज्यादा एम्पावरिंग होता है। क्योंकि अदरवाइज जब हम उसको सीख नहीं पाते, अपने डायबिटीज को मैनेज नहीं कर पाते, तो कई बार हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इम्पैक्ट करता है। जैसे स्टूडेंट बच्चे हैं, वो अगर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं या आफ्टर स्कूल कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पर वो इंसुलिन पर हैं, तो कई बार
this knowledge empowers them to be independent and take part in extracurricular activities and live a life as normal as somebody without type 1 diabetes. तो ये कहना गलत होगा कि हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें भी जो नॉलेज है, जो सेल्फ केयर एंड डायबिटीज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, मील को मील कॉम्बिनेशंस हैं, वो समझना बहुत जरूरी है, और उसको फॉलो करते हुए हर कोई एक नॉर्मल लाइफस्टाइल लीड कर सकता है. Perfect. So as you mentioned, like for a kid, right? But honestly speaking, मैं अब तक aware नहीं हूँ like what are the things we have to do and what are the different tests which we have to go through, ताकि हम लोगों को समझ में आ सके like whether we are in that zone या फिर we are free from that. So how do we understand about all these things, और किस phase of life में we should actually go for testing of all these things? Well, again, let's be very, very clear. We are talking about type 2 diabetes right now, and I would recommend everyone to at least get a comprehensive annual checkup done. ये annual checkup बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि डायबिटीज़ जैसे सिम्टम्स जो हैं, वो जिनको हम क्लासिकल सिम्टम्स कहते हैं, कि एक्सेसिव थर्स्ट, एक्सेसिव हंगर, एक्सेसिव यूरिनेशन, रात को उठ उठ के बाथरूम जाना, या वेट लॉस हो जाना, ये कई बार नहीं होते. आज की डेट में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें ये कोई भी सिम्टम्स नहीं होते, काफ़ी जेनेरिक से सिम्टम्स होते हैं, या वो भी नहीं होते, और उनको डायग्नोस करने का एकमात्र माध्यम बन जाता है कि एनुअल चेकअप में वो निकल आया कि भाई आपका HbA1c जो है वो बॉर्डर लाइन है, आप प्री डायबिटिक स्टेज में है, या आपका HbA1c जो है वो डायबिटीज आपको करार कर रहा है. तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम एनुअल हेल्थ चेकअप कराएं. उसमें आई मीन आई वुड रियली अर्ज एवरीबडी टू गेट दैट डन. So with that, like we are mentioning about reversal also. तो उससे पहले you want to go through the myths part कि like लोगों के बहुत सारे myths हैं, we should go through that, या फिर हम reversal के बारे में डिस्कस करें? नहीं, सबसे पहले आई थिंक मैं जब हम टेस्ट्स की ही बात कर रहे हैं, तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि हाँ, अपने आप में फास्टिंग ब्लड शुगर करना या पीपी करना ठीक है, बट हम एक रैंडम फास्टिंग रीडिंग या एक रैंडम पोस्ट प्रैंडियल रीडिंग के बेसिस पे हम कोई डीप इंसाइट्स नहीं ले पाते. इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक टेस्ट कराएं जिसको हम HbA1c कहते हैं, जो कि ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन है, यानी कि आपके हीमोग्लोबिन के साथ जब ग्लूकोज अटैच हो जाता है, तो 3 महीने का एवरेज कि आपका ब्लड शुगर लेवल कैसा चल रहा है इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ ब्लड शुगर लेवल्स. नाउ फॉर अगर हम रेंज की बात करते हैं, तो 4 to 5.6 HbA1c जो परसेंटेज में उसको लिया जाता है, 4% to 5.6% जो है वो नॉर्मल रेंज माना जाता है. वहीं अगर आप 5.7 से 6.4 की रेंज में है, तो ये प्री डायबिटीज है. अगेन, आज की डेट में इंडिया में 136 मिलियन पीपल आर इन दिस रेंज ऑफ प्री डायबिटीज, यानी कि उनके ब्लड शुगर लेवल्स अभी डायबिटीज वाले लेवल तक नहीं पहुंचे हैं, बट नॉर्मल भी नहीं है. और इस स्टेज पे बहुत बहुत ज्यादा आसान हो जाता है डायबिटीज को अरेस्ट करना अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव करते हुए. सो अगर आप में से किसी के भी ब्लड शुगर लेवल्स 5.7 to 6.4 के रेंज में है, तो प्लीज लुक एट योर लाइफस्टाइल, स्कैन योर रूटीन, स्टार्ट ईटिंग हेल्दी. एंड व्हेन आई कीप सेइंग लाइफस्टाइल, आई एम लुकिंग एट 5 पैरामीटर्स, राइट? डाइट, एक्सरसाइज, एक्टिविटी, गुड क्वालिटी साउंड स्लीप, एंड उसी के साथ साथ माइंडफुलनेस, डी स्ट्रेसिंग टेक्निक्स, ये करना बहुत ज़रूरी है. सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज जो है सिर्फ उसी को ध्यान रखेंगे तो हमें पूरा जो फ़ायदा है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का वो नहीं मिलेगा. कितने लोग हैं जिनके स्ट्रेस लेवल्स इतने ज़्यादा हाई हो रहे हैं और वो उनको मैनेज करने के लिए कुछ नहीं कर रहे, पर वो हाँ डाइट पे ध्यान दे रहे हैं और वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, फिर भी वो बोलते हैं कि आई एम डूइंग एवरीथिंग, आई एम ईटिंग राइट, पर फिर भी मेरे ब्लड शुगर लेवल्स जो है नॉर्मल नहीं है. तो इन पांचों ही पैरामीटर्स पे काम करते हुए अगर आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं, यानी कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स 5.7% to 6.4% है, तो आप आसानी से अपने ब्लड शुगर, और इस स्टेज पे तो आपको इतनी ज्यादा डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं हुई हैं, तो बहुत आसानी से आप अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं. वहीं अगर आपके HbA1c लेवल 6.5 से बढ़ चुके हैं,
तो आपको डायबिटिक का स्टैंप दे दिया जाता है। बट अगेन आई वुड से इन टर्म्स ऑफ योर जर्नी टूवर्ड्स रिवर्सल, इट इज पॉसिबल। एज आई सेड, पहले हमारे क्लाइंट्स 6 महीने में रिवर्स अपने ब्लड शुगर लेवल कर पाते थे। आज की डेट में वी क्रैक्ड द कोड टू द एक्सटेंट वेयर इन 3 months, 3.5 months, 2.5 months HbA1c जो है आसानी से कम हो जाता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि अपने लाइफस्टाइल को आप इम्प्रूव कीजिए, एंड एग्जैक्टली एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स, राइट? सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कहना कि मेरे डॉक्टर ने मुझे दवाई पे डाल दिया, दवाइयों के भी साइड इफेक्ट होते हैं, स्पेशली डायबिटीज की जो दवाइयां हैं उनके तमाम साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिसमें से एक बहुत ही खतरनाक साइड इफेक्ट है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन अपने आप में तो एक प्रॉब्लम है, बट इट बिकम्स द रूट कॉज फॉर वेरियस अदर इश्यूज इन द बॉडी। सो इसीलिए डायबिटीज, इनफैक्ट इसीलिए दवाइयों पे पूरी तरह से निर्भर मत होइए। यूज देम ऑफ कोर्स टू असिस्ट, बट विद एन ऑब्जेक्टिव कि मुझे इन दवाइयों से वीन ऑफ होना है अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाते हुए। ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। That's really true. And as you mentioned about the number 136 million people, so are they aware about this or not? वेल, व्हेन आई एम सेइंग दैट प्री डायबिटिक हैं, यानी कि या तो उनके ब्लड टेस्ट में आया है अगर उन्होंने कराया है, या जैसा हम देखते हैं कि लोग टेस्ट ही नहीं कराते हैं और उन्हें बिल्कुल पता नहीं है, या फिर उनको पता है पर डॉक्टर ने ये कह दिया है कि नहीं नहीं आपको अभी डायबिटीज नहीं हुआ है, तो वो उसको सीरियसली नहीं ले रहे। ये एक पूरा क्लस्टर है जिसमें ये तीनों ही तरीके के लोग पाए जाते हैं। That's a huge number and I think इससे भी ज्यादा हो सकता है, but people are not being aware और उन्होंने टेस्ट वगैरह नहीं कर रहे हैं, so I think that's a really big number. And एंड इसी के साथ साथ HbA1c ऑफ कोर्स एक ब्लड शुगर का टेस्ट है कि आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स कैसे हैं, पर उसी के साथ साथ मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड करती हूँ कि इंसुलिन का भी टेस्ट कराएं। आपकी बॉडी में इंसुलिन कितनी है। अगर आपकी बॉडी में सही मात्रा में इंसुलिन बन रही है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, पर अगर आपकी इंसुलिन बढ़ रही है, कई बार ब्लड शुगर लेवल्स फिर भी नॉर्मल रहते हैं क्योंकि बॉडी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इंसुलिन बना रही है ब्लड शुगर्स को डाउन करने के लिए। दैट इज एन इंडिकेशन दैट आपके बीटा सेल्स जो है, आपका पैनक्रिया जो है, एक्स्ट्रा काम कर रहा है, बहुत ज्यादा इंसुलिन बना रहा है ताकि आपके ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल हैं। तो जैसे हम एक आइसबर्ग समझ सकते हैं इसको, कि टॉप हमसे ऊपर ऊपर का जो टॉप दिख रहा है हमें विजिबल, ये जो पार्ट है आइसबर्ग का, वो हमें दिख रहा है और हम कह रहे हैं नहीं नहीं हमारे ब्लड शुगर लेवल्स तो नॉर्मल हैं। हाँ हाँ, जो उन्होंने रेंज बताई है, मेरा तो HbA1c भी उस रेंज में है, बट उस टॉप को नॉर्मल रखने में नीचे इनविजिबल क्या हो रहा है? क्या आपकी बॉडी एक्स्ट्रा काम कर रही है इंसुलिन बनाने के लिए? और ये जितना ज्यादा अभी इंसुलिन बना रही है उतना ही ज्यादा आपके बीटा सेल्स जो है टायर्ड हो रहे हैं, उतना ही ज्यादा वो थक रहे हैं, उतना ही ज्यादा उनकी लाइफ कम हो रही है, और एक टाइम आएगा जब वो बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बना पाएंगे, राइट? सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम जो अपने एनुअल चेकअप की बात कर रहे हैं उसमें हम सिर्फ HbA1c ही के को ही ना देखें, विच इज द विजिबल पार्ट ऑफ द ब्लड शुगर आइसबर्ग, बट उसी के साथ साथ हम इनविजिबल एस्पेक्ट पे भी ध्यान दें जो कि हमें इंसुलिन टेस्टिंग करानी चाहिए। अगेन, उसका भी एक रेंज होता है। आई वोंट गो इनटू द टेक्निकलिटीज, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड दैट इंसुलिन लेवल्स की टेस्टिंग कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी इंसुलिन बढ़ा हुआ है, दैट डज नॉट मीन कि आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, हाई लेवल में इंसुलिन बन रहा है, सब कुछ ठीक है। इट इज बेसिकली गिविंग यू एन इंसाइट दैट यू आर मेकिंग योर बीटा सेल्स वर्क एक्स्ट्रा। इसीलिए आपको अपना डाइट, अपना एक्सरसाइज, सब कुछ इस तरह से मैनेज करना है, पांचों पिलर्स ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल, ताकि आपकी बॉडी को ज्यादा लोड ना लेना पड़े, वो नॉर्मल अमाउंट में इंसुलिन बनाए। वहीं आप अपनी इवन बिफोर वी टॉक अबाउट द ब्लड टेस्ट, ये तो एक तरीके का इंटरनल पैरामीटर हो गया, बट अगर आप आपको लगता है कि मेरा बेली फैट है, या अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं मेन की, तो उनका अगर वेस्ट सर्कमफ्रेंस यानी कि बेल्ट जहां वो पहनते हैं, या नाभि, एक्चुअली बेल्ट तो जब टमी बढ़ जाती है तो बेल्ट भी नीचे पहनने शुरू कर देते हैं,
तो जो नाभि पर एग्जैक्ट जो वाइडेस्ट पार्ट ऑफ योर बेली है वो अगर 40 इंचेस से ज्यादा है, then you are at a higher risk for developing type 2 diabetes. And similarly for women, if your waist circumference, which is the widest part of your tummy, is more than 35 inches, you are putting yourself at a higher risk of developing diabetes. तो एनुअल चेकअप हम साल में एक बार करा रहे हैं, पर ये जो हमारे पैरामीटर्स हैं इन पे हमें ध्यान देना जरूरी है। अपनी हेल्थ को, अपनी अपने बॉडी कॉम्पोजिशन को सही रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। True. So let's take for example, there are a lot of people from tier 2, tier 3, and people also consider me tier 4 city se hu and so on. So for those people, what's the like fees for one single checkup? Because I feel prevention is better than cure. और एक साल में एक ही बार करवाना है. So what's the fees of that? Although I know the fact कि clinic to clinic it depends, but what's the normal one? What's the normal charge which is for the blood test? वेल अगेन आई थिंक इट वेरीज फ्रॉम क्लिनिक टू क्लिनिक। मैं दिल्ली में ही देखती हूँ कि जो हमारे कॉलोनीज के क्लिनिक्स होते हैं उनका एक अलग फी स्ट्रक्चर होता है। वहीं जो एक स्टैंडर्ड जिसे हम कहते हैं कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड है हमारे सिटी का, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी ऐसे लैब्स का, बट हाँ देर आर सर्टन लैब्स विच आर कंसिडर्ड टू बी द गोल्ड स्टैंडर्ड्स, कि वहां से टेस्ट अगर कराया और जो रीडिंग आई वो परफेक्ट होगी, तो उनकी अलग प्राइस रेंज होता है हर टेस्ट का। बट समझना यहाँ पे ये है कि आर वी लुकिंग एट जस्ट द मनी, और आर वी एक्चुअली लुकिंग एट द करेक्ट एनालिसिस, द करेक्ट ब्लड रिपोर्ट। तो अपनी अपने अपने कंडीशंस को देखते हुए, अपने इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हुए, दिस इज एंटायरली बेस्ड ऑन इंडिविजुअल, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, आई वुड से इट्स एन इंडिविजुअल प्रेफरेंस। Where we average, like let's assume I'm from tier 2, so what would be the fees, like which usually like clinics do charge? वेल जैसा कि मैंने कहा कि अलग अलग जो लैब्स हैं उनकी अलग अलग फीस होती है, बट दिस वुड रेंज एनीवेयर फ्रॉम 450 टू 750 टू 850, बट बेसिकली अगर मैं मोटा मोटा भी बोलूँ तो इट इज अंडर 1000 रुपीज। और ये हम 3 महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार करा सकते हैं, क्योंकि ये 3 महीने का एवरेज है, तो जरूरी नहीं है कि इसको हमें हर 3 महीने में ही कराना है। हम या तो साल में एक बार करा सकते हैं या फिर हम 6 महीने में एक बार करा सकते हैं। And I think this fees is absolutely nominal in terms of like prevention is better than cure. Because if we consider any human being जिनको नहीं पता है कि diabetes reverse भी हो सकता है, but they are just on their medications and so on, so I think उनका medical bills are way beyond what we are talking right now. So I think prevention is really better than cure. And right now talking about certain myths, because आपने बताया like waist size and so on, so there are certain myths. This is like a lot of podcasts do have like rapid fire round. We have myth bursting round. So Okay. before that, are you ready for the round? I think there Yeah. are 8 to 9 questions for that. Okay. Is this Yeah. rapid fire? I have to This give is myth quick. busting round in terms of diabetes. Like बहुत सारे लोगों Got की it. जो myths होते हैं, I've just circulated 7 or 8 or 9 something, and I'll ask you, and you just mention whether it is myth or a fact. Right? Done. So first one is like uh, for people those who are eating too much of sugar, जिनको बिल्कुल diabetes नहीं है, but can that sugar cause them diabetes? वेल शुगर इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ डायबिटीज। सिर्फ शुगर से ही डायबिटीज नहीं हो रहा है, बहुत इट्स एज आई सेड इट्स अ लाइफस्टाइल रिलेटेड आउटकम। तो लाइफस्टाइल में तो आपका सीडेंट्री लाइफस्टाइल भी आ रहा है, आपका स्ट्रेस भी आ रहा है, आपके मील कॉम्पोजिशन भी आ रहा है, कॉम्बिनेशंस, पोर्शन साइजेस, आप कितने समय कितने बजे खाना खा रहे हैं, आप लेट नाइट खाना खा रहे हैं, तो उससे भी आपका शुगर जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ सकता है। आप लंबी लंबी देर तक बैठे रहते हैं अपनी चेयर पे, आप उठ के चलते नहीं हैं, आपका सीडेंट्री काइंड ऑफ वर्क है ऑफिस में, तो ये तमाम चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं डायबिटीज के ब्लड शुगर को बढ़ाने में। सिर्फ एक शुगर ही कंपोनेंट नहीं है। Perfect. So it's like there are a lot of things जो कि cause कर सकते हैं, not just sugar, but it can be one of the components. या ऑफ कोर्स आई मीन कितना क्या शुगर ले रहे हैं, कितनी मात्रा में शुगर ले रहे हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि चीनी बंद कर देते हैं पर चाय में बिस्किट रस्क खा रहे हैं, तो उसमें भी तो शुगर है ना। तो आपका शुगर कौन से सोर्स से आ रहा है? वो इनविजिबल शुगर है, आपको लग रहा है कि पर मैंने तो चाय में चीनी नहीं डाली, पर उस बिस्किट में भी तो शुगर है। तो ये तमाम चीजों से हमें शुगर को कंट्रोल करना है। Perfect. The second one is जो हम मैदा based food products खाते हैं, like we have
जंक फूड ऑल्सो, ऑल्दो यू मेंशन कि उसकी वजह से कोई प्रोटीन्स वगैरह कुछ मिलता नहीं है, बट डेफिनेटली राइट नाउ द रेंज ऑफ ईटिंग जंक फूड हैज इंक्रीज्ड, और बिस्किट वगैरह में भी मैदा होता है। आई हैव कंप्लीटली स्टॉप्ड ईटिंग दैट। सो क्या उसकी वजह से डायबिटीज में कुछ होता है? एब्सोल्युटली, देखिए मैदा जो है वो एक तरीके का रिफाइंड ग्रेन हो गया ना, आपने उसको प्रोसेस किया है, होल व्हीट से आप रिफाइंड मैदा पर आ रहे हैं। बट अगेन मैं बोलूँगी कि ऐसा नहीं है कि आपने कोई ट्रेडिशनल आपका कोई फेस्टिवल है जिसमें आपने मान लीजिए गुजिया बनाई, होली आई थी अभी, लोगों ने गुजिया खाई है, बट वो गुजिया घर में बनी है, घी में आपने उसको फ्राई किया है, आपने साल में एक बार गुजिया खाई है, ओकेजनल ट्रीट है वो आपकी, तो दैट इज ओके। बट अगर आप, जैसा आप खुद बोल रहे हो कि दिन रात एवरी सुबह की चाय के साथ दो बिस्किट, शाम की इवनिंग की चाय के साथ दो बिस्किट, जिसको हम रूटीन बना लेते हैं, जिसको हम एवरी डे खा रहे हैं, शाम को भूख लगी ऑफिस में मोमोज ऑर्डर कर लिए, समोसा ऑर्डर कर लिया, जो कि फिर मैदा से बना हुआ है, जो कि गंदे तेल में फ्राइड है, विच इज इन्फ्लेमेटरी फैट। सो देयर आर लॉट ऑफ things together which add to that component. But अगर आप कभी कभार कोई मैदा की चीज घर पे बना के एज अ ओकेजनल ट्रीट खा रहे हैं, विच इज फाइन, बट डोंट मेक इट अ रेगुलर आइटम, लाइक अ रेगुलर स्टेपल ऑफ योर डेली रूटीन. परफेक्ट। Yep. So as you also mentioned about exercise वाला thing you mentioned, so जिन लोगों को डायबिटीज होता है, like let's assume they are in the pre-diabetic phase, या फिर इनको जिन लोगों को ऑलरेडी डायबिटीज हो रखा है, so with respect to exercise there are a lot of people जो weight lifting करते हैं and power lifting करते हैं, so is that good for them or bad? सी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है डायबिटीज़ के लिए, और सभी को हफ्ते में 1 से 2 सेशन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के करने चाहिए इफ़ दे रियली वांट टू रिड्यूस एंड रिवर्स देयर डायबिटीज़. व्हाई डू आई से दैट? बिकॉज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रिसर्च में है कि ये हमारे इंसुलिन को सेंसिटाइज करता है, राइट? तो जितना ज़्यादा हमारा इंसुलिन सेंसिटाइज होगा, उतनी ही जल्दी हमारे ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं स्टेबल होंगे, रेगुलेट रहेंगे, हमारा मसल मास बढ़ेगा। जितना अच्छा हमारा मसल मास होगा, उतने कम हमारे फैट पॉकेट्स होंगे, बिकॉज मसल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉडी फैट. तो जब बॉडी फैट कम होगा, तो जैसा मैंने कहा था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है क्योंकि फैटी इन्फिल्ट्रेशन हो गया है सेल के अंदर, वो कम होगा. सो देयर आई कैन सी ऑन योर फेस दैट थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, बट व्हाट आई लाइक टू सिंप्लीफाई एंड से इज दैट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, चाहे आप अपनी बॉडी का वेट उठा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, होल्डिंग अ पोस्चर, फ्लोर मैट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, या जिम में जाके अपर बॉडी, लोअर बॉडी, होल बॉडी वर्कआउट्स कर रहे हैं, एटलीस्ट वंस और ट्वाइस इन अ वीक, इन एडिशन टू अदर फॉर्म्स ऑफ वर्कआउट्स, it really is something which is very, very highly recommended if you want to improve your insulin sensitivity and begin to reduce your blood sugar levels. Perfect. So it's a must for people those who are in the pre-diabetic or in diabetes phase. So It's a that's must for everyone, even those who are not pre-diabetics and diabetic. I would encourage everyone to do it. जैसा आपने बोला, prevention is better than cure, तो ये हम सभी के लिए बहुत फायदेमंद है. और ये हमें आने वाले टाइम में, देखिए जितना हम एज करते हैं, एजिंग किससे कहते हैं? एजिंग वही प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी का मसल मास कम हो रहा है और हमारे फैट पॉकेट्स बढ़ रहे हैं. जितना हमारा मसल मास कम होगा, अगर मैं सिंपली समझाऊं तो हमारे जो मसल्स हैं, जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मसल्स होंगे, उतना ही अच्छे से वो हमारे बोन्स को पकड़ पाएंगे. यानी कि हमारा जो पूरा मोबिलिटी है, हम कितने अच्छे से चल पा रहे हैं, हमारा जो गेट है, वो भी हम एज के साथ साथ देखते हैं डिक्लाइन करने लगता है. लेडीज में हम देखते हैं कि हमारे बोन्स वीक होने लगते हैं, हमें ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है, कैल्शियम लीचिंग होने लगती है बोन से. तो जितना हम अपने मसल्स को स्ट्रांग रखेंगे, उतना ही हमें आगे जाके हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे. ये मानना कि अरे मैं तो 60 इयर्स की हूँ, तो मुझे तो ये तो नॉर्मल है 60 एज की एज में कि आई हैव टू होल्ड द हैंड ऑफ माय ग्रैंड चाइल्ड एंड वॉक. आई थिंक ये हम नॉर्मलाइज कर चुके हैं, एक माइंडसेट है. पर अगर आप आजकल के रोल मॉडल्स को देखें, वी सी पीपल हु आर सो फिट एट 60, 70, 80. तो ये सिर्फ तभी संभव है जब हम अपनी बॉडी के में मसल मास में इन्वेस्ट करें, हेल्दी न्यूट्रिशन से, राइट काइंड ऑफ वर्कआउट से, राइट काइंड ऑफ स्लीप से, राइट टाइम ऑफ स्लीप से, ताकि आने वाले टाइम में हम भी दूसरों के लिए रोल मॉडल बन पाए कि भाई इतने उम्र में भी हम फिट दिखते हैं, फिट हैं, अपना भार खुद
उठा के प्लेन में या ट्रेन में ऊपर चढ़ा सकते हैं। Perfect. The next one is in a marriage life, like let's assume there's a guy and a woman. So in that, let's assume for a boy, they have, let's assume type 1, type 2, whatsoever type of diabetes. So with the help of sex, can it be transmitted to the other person? Of course not. Diabetes is not a sexually transmitted disease, so it cannot be transmitted. Perfect. Then comes for the people, those who are having obesity. तो उनके चांसेस डायबिटीज से बढ़ जाते हैं. लाइक लेट्स अज्यूम इफ देयर इज XYZ पर्सन जिनका वेट लाइक ओवरवेट है, सो उनके चांसेस ऑफ डायबिटीज इज हायर और समथिंग लाइक दैट, या फिर उनको ऑलरेडी है जिसकी वजह से उनका वेट गेन हुआ है. नहीं, अगर आप का वेट बढ़ा है, इसीलिए मैंने वेस्ट सर्कमफ्रेंस का भी एग्जांपल दिया था कि अगर आपका विसरल ओबेसिटी है या आपको आपका वेट बढ़ा हुआ है, आपका बेली फैट है, देन यू आर एट अ हायर रिस्क फॉर डेवलपिंग डायबिटीज टाइप 2. Perfect. And last is like this one with respect to the people those who are on the medication phase, जिनको नहीं पता है कि like diabetes reverse भी हो सकता है, not the complications but the symptom fact. तो क्या उनको medication पे जो है अभी currently the people those who are on medication phase, उनको time to time लेना चाहिए, या फिर they can also look forward to reduce that medication and go for the reversal thing? देखिए, मेडिसिन अगर आपकी चल रही है, तो बिना अपने हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर की एडवाइस लिए बिना उसको रिड्यूस करना या रोक देना या उसकी फ्रीक्वेंसी अपने आप रेगुलेट करना आपकी खुद की सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है. सो ऐसा तो मैं बिल्कुल भी किसी को भी रेकमेंड नहीं करती. मेरे भी जो क्लाइंट्स हैं वो कितनी बार मेडिकेशन पर होते हैं. But what you have to understand is something that I feel that we don't have in India as much as we have abroad, and that we have बाहर के देशों में क्या है कि चाहे एक डायबिटीज एजुकेटर है, एक न्यूट्रिशनिस्ट है, एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं जो डॉक्टर हैं, एक पोडाइट्रिस्ट हैं जो डायबिटिक फूड को स्टडी कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं आपके पैर, ये तमाम हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर एज अ टीम एक क्लाइंट को अटेंड करते हैं, राइट? True. ताकि उसके सारे ही एस्पेक्ट्स ऑफ वेलबींग का ध्यान रखा जाए. And also they are in touch with each other so that they understand how the client is progressing. तो ऐसे में क्या होता है कि अगर डाइट के माध्यम से, अगर मेरा क्लाइंट जो है वो डाइट के माध्यम से उसका ब्लड शुगर लेवल कम आ रहा है, तो डॉक्टर ऑटोमेटिकली जानता है कि उसका ब्लड शुगर कम आ रहा है, तो वो मेडिकेशन की डोजेज रेगुलेट कर सकता है, कम कर सकता है, कुछ दवाई बंद कर सकता है, कुछ की पोटेंसी को कम कर सकता है ना. हमारे यहाँ जब क्लाइंट आते हैं तो ये क्योंकि एक इस तरीके का कंबाइंड एफर्ट नहीं होता, इसीलिए हम एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आई ऑलवेज टेल माय क्लाइंट्स कि अभी 1 महीना हो गया है, गेट योर ब्लड शुगर्स टेस्टेड, take the report back to your doctor, see what your doctor is saying, whether there is a need for you to reduce your medicines. तो ये जिम्मेदारी हम उठाते हैं अपने क्लिनिक में अपने क्लाइंट्स के साथ कि उनको बोलते हैं कि आप टेस्ट कराओ और इस टेस्ट को डॉक्टर के पास लेके जाओ रिपोर्ट को. और ऐसे ही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे क्लाइंट्स की जो मेडिसिन हैं वो कम होने लगती हैं. और कितनी बार हमारे क्लाइंट्स जो हैं, जैसे मेरे यूट्यूब चैनल पे टेस्टिमोनियल्स हैं क्लाइंट्स के जिन्होंने डायबिटीज रिवर्स किया, वहाँ पे भी सुनेंगे कि वो कहते हैं कि व्हेन आई वेंट टू द डॉक्टर सेड व्हाटएवर यू आर डूइंग, डू कीप डूइंग बिकॉज इट्स वर्किंग फॉर यू. तो मैं दवाई कम कर रहा हूँ, पर जो भी तुम कर रही हो वो करती रहो. तो हेल्दी लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस से दिस इज द मिरेकल दैट नेचुरली आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स को कम कर सकते हैं. रिवर्सल पॉसिबल है, बट अगेन अपने हिसाब से प्लीज अपनी दवाइयों को मत छोड़िए. आपका डॉक्टर खुद दवाई कम करते चले जाएंगे अगर आप प्रोग्रेस दिखा रहे हैं तो. That's amazing. Last but not the least, for the people like me, जो कि night owls हैं, because हमने gut health वाले podcast में भी discuss किया था that for the people like me जो कि night owls हैं, hustlers and so on, जो कि sun cycle के साथ नहीं चल रहे हैं, but they are sleeping 8 hours a day, या फिर for some people 6 or 7 hours a day as well. तो क्या उनके chances जो हैं to attract diabetes or to be in that symptom zone, क्या वो बढ़ जाते हैं? एब्सोल्युटली. अगर आपने इसको अपना एक लाइफस्टाइल बना लिया है कि आप एवरी नाइट आप जगे हुए हैं देर रात तक या अर्ली मॉर्निंग में आप सो रहे हैं, तो ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा आपकी हेल्थ को. और जाहिर सी बात है कि आपका रिस्क टुवर्ड्स वेरियस अदर कंडीशंस इंक्लूडिंग डायबिटीज बढ़ जाएगा, राइट? नाउ
काफ़ी चीज़ें इसके प्रति कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। ऑफ कोर्स बहुत सी जगह ये भी देखा जाता है कि जब लोग रात को जगे होते हैं तो उनको भूख लगती है, फिर वो रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग चीज़ें खा रहे होते हैं। ना सिर्फ ये, उसके अलावा हमारी बॉडी एक टाइम टेबल फॉलो करती है जिसको हम सर्काडियन रिदम कहते हैं, जो कि सन क्लॉक के साथ अलाइंड होता है। और ये एक बॉडी का डिफ़ॉल्ट मैकेनिज़्म है, यानी कि ये किसी हमारे हिसाब से हम उसको चेंज नहीं कर पाते, कर सकते ही नहीं है, मतलब कर पाते तो क्या, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी का टाइम फिक्स्ड है कि किस समय वो रिपेयर कर रहा है, किस समय वो डिटॉक्सिफाई कर रहा है, किस समय लिवर एक्टिव है, किस समय किडनीज एक्टिव है, कौन सा फेज एलिमिनेशन का है, कौन सा फेज डाइजेशन का पोटेंट फेज है कि सबसे ज्यादा अच्छा मील जो है उस वक्त डाइजेस्ट होगा। तो वी आर वर्किंग अगेंस्ट द नेचुरल रिदम्स ऑफ द बॉडी, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हमारी हीलिंग, रिपेयर, रिकवरी, डिटॉक्सिफिकेशन कॉम्प्रोमाइज होता है। तो जायज सी बात है कि हमारे बॉडी का जो एक एनवायरनमेंट बनता है वो हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं बनता, और जब हमारे बॉडी का एनवायरनमेंट ही हेल्दी नहीं है, दैट मीन्स वी आर ओपनिंग द गेट्स एंड अट्रैक्टिंग डिजीजेस। That's true. That's really true. I think time कम करना पड़ेगा, and I'll have to get back to the normal timing with the help of sun cycle and so on. And even आपने लास्ट वाले पॉडकास्ट में ही मेंशन किया था that it's not like कि 3-4 बजे एक साथ जो सो रहा है, it's not going to happen कि 3 बजे सोने वाला डायरेक्ट 12 बजे सो जाएगा. We have to keep it normal like 2:30 then 2 o'clock and so on. Gradually हमें उसको reduce करना है, and then we have to just come to the normal cycle. So that was एब्सोल्युटली, also बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम रियलिस्टिक गोल्स रखें। इफ वी आर ओवर एम्बिशियस तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। और मेरा एक बहुत ही फेवरेट कोट है दैट कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंटेंसिटी। तो आप छोटे छोटे बेबी स्टेप्स अगर कंसिस्टेंटली लेंगे ना, तो आप दूर तक जा पाएंगे और इजीली आपकी चीजें जो हैं, बॉडी का एनवायरनमेंट हेल्दी बनेगा, बनस्पत इसके कि आज मैं 12 बजे सो गया, पर फिर अगले दिन फिर मैं 3 बजे सोया, फिर परसों मैं 1 बजे सोया, फिर उसके अगले दिन मैं 5 बजे सुबह सोया। तो ये सही नहीं है। जैसा आपने सही बोला कि हमने पिछली बार भी इस बारे में डिटेल में बात की थी कि प्रीपोन इट बाय हाफ एन आवर, लेट योर बॉडी ऑल्सो अक्लेमेटाइज। जैसे जब हम हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो हम एकदम से ट्रैकिंग शुरू नहीं कर देते, पहले हम 1 या 2 दिन बेस कैंप में लगाते हैं ना, अपने आप को उस एनवायरनमेंट से अक्लेमेटाइज करने के लिए। सो दैट इज एग्जैक्टली हाउ आई ट्रीट द बॉडी ऑफ माई क्लाइंट्स। आई टेल देम टू रीट्रेन द बॉडी। जैसे हम एक छोटे से बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग सिखाते हैं, टेबल पे बैठ के बेबी चेयर पे बैठ के खाना सिखाते हैं, खाने को, फूड को पकड़ना सिखाते हैं। आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज एक्नॉलेज दैट आवर बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ अनलर्निंग एंड रीलर्निंग। वो हमेशा रेडी रहती है। जो भी गलतियां आपने उसके ऊपर की हैं, वो उसको उससे जो भी नेगेटिव हो रहा है उसको हील करके पॉजिटिव करने के लिए वो हमेशा तत्पर है। बट योर एफर्ट्स हैव टू बी कंसिस्टेंट। That's true. That's really true. And thank you so much for busting all the myths which I had. And that was our myth busting round. And हम लोग रिवर्सल के बारे में कब से डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज हमने प्रॉब्लम को तो अंडरस्टैंड कर लिया, बहुत सारे मिथ्स को भी ब्रेक डाउन कर दिया, बट लेट्स अंडरस्टैंड कि उसको रिवर्स कैसे किया जाए. बिकॉज nowadays people not of our age but for the people those who are in tier 2 or tier 3 or tier 4 cities also, उनको लगता है कि यार एक बार डायबिटीज हो गया सो इट्स लाइक अ लाइफ लॉन्ग थिंग एंड ऑल. उनको लगता है कि इट्स अ डिजीज, इट्स नॉट अ सिम्टम, एंड it's just because they don't have proper knowledge. But right now we are discussing about all these things, so I think people are getting proper knowledge through that. So talking about the reversal thing, can it be 100% cured? डायबिटीज का जो ब्लड शुगर लेवल वाला कंपोनेंट है उसको हम नियर नॉर्मल, नॉर्मल रेंज में ला सकते हैं। पर जैसा मैंने कहा कि डायबिटीज के साथ काफ़ी डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो आपको किस सिवियरिटी, कितने क्रॉनिक हैं वो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज, वो रिवर्स नहीं हो सकते। तो आपका ब्लड शुगर का जो कंपोनेंट है डायबिटीज का, वो रिवर्स हो सकता है। Perfect. And how do we do that? Like you अगेन, mentioned about lifestyle things कि उसमें changes करने से we can actually reverse all these things, but lifestyle में भी क्या-क्या changes करना जरूरी है? तो जब हम डायबिटीज रिवर्सल के लिए लाइफस्टाइल की बात करते हैं, तो उस लाइफस्टाइल के 5 पिलर्स हैं जिन पे मैं एम्फसाइज करती हूँ। सबसे पहले है न्यूट्रिशन, यानी हमारा डाइट कंपोनेंट। नंबर 2 इज एक्सरसाइज, नंबर 3 इज एक्टिविटी, नंबर 4 इज माइंडफुलनेस एंड डी स्ट्रेसिंग यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंड नंबर 5 इज स्लीप, राइट।
तो डाइट की या न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम एक बैलेंस्ड डाइट खाएं, या ये जो हमारा आजकल डाइट ट्रेंड्स चल पड़े हैं कि कभी कोई ट्रेंड आ गया, कभी कोई हाई प्रोटीन, नो कार्ब, लो फैट, नो फैट डाइट ट्रेंड्स जो हैं, ये हमें बिल्कुल भी नहीं करने हैं, क्योंकि ये इम्बैलेंस है और ये बॉडी में और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज पैदा करते हैं। उसी के साथ साथ प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स जो हैं, जिसमें न्यूट्रिएंट का जो कंपोनेंट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू द टॉक्सिक ओवरलोड या केमिकल्स का ओवरलोड, तो वो भी हमें नहीं लेना है। प्लस ये जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं ये फाइबर में बहुत लो होते हैं, यानी कि इनमें फाइबर ना के बराबर होता है, राइट? लाइक इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट ओट्स, ये जो है हम इनको हाई फाइबर समझ के खाते हैं, बट ये फाइबर में काफ़ी कम है। और कोई भी चीज़ जो फाइबर में कम है, यानी कि वो बॉडी में जाके तुरंत शुगर में कन्वर्ट हो रही है, उसमें फाइबर लोड ही नहीं है, तो ये हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। सो ट्राई एंड अवॉइड पैकेज प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, और उसी के साथ साथ अवॉइड हिडन शुगर्स, जो हमें नमकीन, भुजिया, रस्क, जो भी चीज़ें जिसपे लिखा भी है कि नो शुगर, उसमें भी आर्टिफिशियल स्वीटनर डाला होगा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें अवॉइड करनी है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बारे में बोलना चाहूंगी कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को इस तरीके से प्लेस किया जाता है मीडिया में कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर गुड फॉर डायबिटिक्स, क्योंकि ये शुगर नहीं है, इसीलिए ये शुगर फ्री है, इसीलिए डायबिटिक्स के लिए ही सही है, बट ये बिल्कुल बहुत ही बड़ा मिथ है। इनफैक्ट ये बहुत ही डेंजरस मिथ है, मैं बोलूंगी, क्योंकि आर्टिफिशियल शुगर्स जो हैं ये हमारे बॉडी में डायबिटीज को और बढ़ाती हैं, राइट? लास्ट ईयर, सो इट वाज 2023 में व्हेन WHO actually came out with a guideline that you have to avoid artificial sweeteners including stevia, both in the case of fat loss, अगर आप ओबीज हैं और आपको लग रहा है कि मुझे वेट मैनेजमेंट करना है तो मैं नॉर्मल शुगर से आर्टिफिशियल स्वीटनर पे शिफ्ट हो जाऊं, उन लोगों के लिए भी मना है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पे जाना, और साथ ही साथ डायबिटिक्स के लिए भी मना है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पे जाना। सो दिस हैज टू बी द बिगेस्ट टेक अवे फॉर पीपल, राइट, कि हमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स नहीं लेने। उसी के साथ ये समझना भी बहुत जरूरी है कि टाइप 2 डायबिटीज जो है एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रहा है बॉडी में, तो इन्फ्लेमेटरी ऑयल्स, ट्रांस फैट्स, लो क्वालिटी रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल्स, ये जो, या फिर एक बार खाना बनाया उसी में उसी तेल में दोबारा खाना बना रहे हैं, ये जो है चीजें बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती हैं। इसीलिए हमें इन्फ्लेमेटरी फूड आइटम्स, पैकेज प्रोसेस, जो हमारा पूरा कैटेगरी है वो एक तरीके से इन्फ्लेमेटरी फूड आइटम्स की कैटेगरी में ही आता है। तो ये सब हमें न्यूट्रिशन के पर्सपेक्टिव पे अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिर खाएं क्या? ये तो हमने देख लिया कि हमें क्या क्या अवॉइड करना है, तो हमें क्या खाना है। ऑफ कोर्स इस पे मेरा एक डिटेल्ड वीडियो है यूट्यूब पे, जिसमें मैंने सीक्रेट फॉर्मूला ही रिवील कर दिया है कि आप क्या खा सकते हैं और किस तरीके से अपनी प्लेट को, अपने फूड कॉम्बिनेशंस किस तरह से करें कि आपकी जो प्लेट है वो एक हेल्दी प्लेट बन जाए। यू वोंट बिलीव इट साहिल, इस पे हमें 18,000 प्लस व्यूज मिले हैं, तो इट्स अ वेरी वेरी वैल्यूएबल, इंसाइटफुल, आई वुड से, वीडियो। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हम, आई डोंट थिंक आई वुड बी एबल टू डू जस्टिस टू से व्हाट टू ईट एंड हाउ टू कंबाइन द डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स, बट आई वुड रियली एनकरेज एवरीबडी टू वॉच दैट वीडियो, ताकि आप खुद ही अपने न्यूट्रिशनिस्ट बन पाए, खुद ही अपनी मील को बैलेंस करते हुए ऑटोमेटिकली अपने ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबलाइज करना शुरू कर दें। ट्रू। एंड एज यू मेंशन अबाउट फूड, मुझे हमारे पिछले वाले पॉडकास्ट की याद आ रही है, बिकॉज दैट वाज कंप्लीटली रिलेटेड टू आवर गट हेल्थ। एंड आई फील लाइक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर हम लोग ढंग का खाना खा रहे हैं, अल्टीमेटली आवर गट हेल्थ विल बी वेरी गुड, जिसकी वजह से ये कोई सिम्टम्स होने ही नहीं वाले। बिल्कुल, एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू ब्रॉट दिस अप, बिकॉज जब मैंने इन्फ्लेमेशन की बात की, इन्फ्लेमेशन शुरू कहाँ से होता है? गट से। तो अगर हम अपनी गट को ही सही हालत में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन ही नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस भी नहीं होगा। तो बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए कहते हैं कि पेट ही सभी बीमारियों की जड़ है, राइट? ट्रू। तो द रूट कॉज इज द गट। तो अगर आप अपने गट हेल्थ को बरकरार रख रहे हैं, स्ट्रांग रख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली यू आर avoiding and preventing yourself from any other condition. True. And even like while discussing gut health aspect and all, उस podcast के बाद से like I have started involving lot of food which are actually incline this one alkaline in nature, like उनका pH जो है that is alkaline, जिसकी वजह से like it's not giving any of the spikes in me, जिसकी वजह से it's like in my professional
life also, in my personal life also, I am being more cool and calm. वरना पहले it used to be like कुछ भी हो रहा है, I used to get angry a lot. अब it's getting Yes. very cool and calm just because of focusing on gut health and focusing on alkaline food more as compared to the acidic and processed. And processed तो I think मैंने बहुत कम कर दिया है. Junk food भी I think as compared to last year I have reduced it by 95 to 97%. Wow. So it has changed everything in me just by focusing on my gut health. और अगर आप ये वाला वीडियो भी देख के अपने फूड अपनी थाली को उस कॉम्बिनेशन में आप फूड्स लेंगे ना, तो जैसा आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो कि आपको एनर्जी स्लम्प्स नहीं हो रहे, आपको मूड स्विंग्स नहीं हो रहे, आपको इरिटेबिलिटी नहीं हो रहा, तो और भी जब ब्लड शुगर लेवल स्टेबलाइज रहता है तो हमें एनर्जी स्लम्प्स नहीं होते। क्योंकि अक्सर देखा जाता है लोग जो डायबिटिक हैं उनमें देखा जाता है कि उनको बहुत टायर्डनेस एंड फटीग रहता है, वो थक जाते हैं, स्पेशली ड्राउजी फील करते हैं, ब्रेन फॉग होता है, लंच के बाद स्पेशली बहुत ज्यादा नींद आती है, ऐसा लगता है कि जगने के लिए मुझे चाय कॉफी की जरूरत है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्लड शुगर लेवल पीक कर रहा है और फिर एकदम से क्रैश कर रहा है। तो जब क्रैश करता है तो एनर्जी जो है वो स्टेबल नहीं रहती, फिर एकदम से थकान, लेथार्जी, इस तरह का एहसास होता है। तो अगर सभी लोग अपने प्लेट मॉडल यानी कि अपनी थाली को प्लेट मॉडल के अनुसार डिजाइन करना शुरू कर देंगे तो जो भी प्री डायबिटिक स्टेज में भी हैं, I would say that they can easily begin to get their blood sugar levels in the normal range. That's absolutely true, and I'm 100% agreeing with the fact. So first is food, second comes exercise, and what so on. Yeah, so the number two, I mean, of course, not in this order, but the second aspect of a healthy lifestyle is physical activity and exercise. So when I say exercise and activity, बहुत से लोग confused हो जाते हैं, पर बहुत simple है उसका difference समझना। जब आप exercise करते हैं, it is for a limited period of time, कि आपने 30 minutes exercise किया, 45 minutes exercise किया, जिसमें आपका उस limited period of time में आपका heart rate बढ़ गया. So that is something which is exercise. ना ये जो एक्सरसाइज है ये कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज हो सकती है, ये फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज हो सकती है जैसे कि योगा एंड स्ट्रेचिंग हो सकता है, ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज हो सकती हैं, उसी के साथ साथ ये कोर स्ट्रेंथनिंग स्टेबिलिटी काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज हो सकती हैं। तो देयर आर 4 components of exercise: strength, stamina, stability and stretch, right? So we have to design our weekly workouts in such a manner that we are addressing all these 4 components of physical activity, ताकि हम ओवरऑल हेल्दी रहे। सिर्फ हमारा हार्ट रेट अच्छा है पर हमें मसल मास नहीं है, या हम मसल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं पर फिर हमारी बॉडी इतनी ज्यादा स्टिफ है कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, या हमारी कोर स्ट्रेंथ है वो वीक है तो हम डिसबैलेंस होके चल रहे हैं, राइट? तो इसीलिए इन चारों ही कंपोनेंट पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इट ऑल्सो एड्स टू द वैरायटी एलिमेंट कि आप रोज ही वॉक करे, रोज ही कार्डियो एक्सरसाइज करे जा रहे हो, आप बोर भी हो जाते हो। Now, number two, when I talk about activity, now what is activity? Activity is something that you're doing throughout the day. वो कोई एक लिमिटेड टाइम में नहीं। तो अगर आप बैठ के काम कर रहे हो, आपका जो ऑफिस का काम है वो एक सीडेंट्री टाइप ऑफ अ जॉब है, उसमें भी देयर इज इनफ एविडेंस टू से कि अगर आप लंबी लंबी देर तक कॉन्स्टेंटली बैठे रहते हो तो आपके जो इंसुलिन है वो आपकी बॉडी जो है इंसुलिन रेजिस्टेंट होने लगती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंट होने लगती है यानी कि बेली फैट भी बढ़ने लगता है, मेटाबॉलिज्म भी स्लो होने लगता है। तो इसको ब्रेक करने का सबसे इजी तरीका है दैट सेट एन अलार्म कि every 45 minutes to 60 minutes I'll get up and walk around for 2 to 3 minutes। तो चाहे आप पानी भर के ला रहे हैं, चाहे आप अपने कोलीग तक कोई फाइल लेके जा रहे हैं, चाहे आप कॉल पर हैं तो आप अपने कॉल को चलते चलते ले रहे हैं, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली रिमाइंड योरसेल्फ टू गेट अप एंड मूव। It is very important. So that is the reason I talk about both these elements as two separate elements. नहीं तो बहुत से लोग कहते हैं हाँ हाँ मैं तो 1.5-2 घंटा जिम करता हूँ रोज सुबह, पर उसके बाद वो पूरा दिन सीडेंट्री हैं, तो तब भी उनके ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करेंगे। तो एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी, जैसा कि मैंने कहा, ये 2 अलग एस्पेक्ट्स हैं हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल के। स्ट्रेस मैनेजमेंट, नाउ स्ट्रेस की तो पैथोफिजियोलॉजी जो है वो इतनी ज्यादा बड़ी है कि वो हर तरीके से हमारी पूरी बॉडी को इम्पैक्ट करता है। स्ट्रेस में हमारे ब्लड शुगर लेवल्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, मतलब कि जो बॉडी का आई डोंट वांट टू अगेन गो इनटू द टेक्निकलिटीज, बट हमारा जो लिवर है वो खुद ही ग्लूकोज बनाने लग जाता है, स्टोर्ड ग्लाइकोजन से, स्टोर्ड रिजर्व से। बॉडी को लगता है स्ट्रेस है, एनर्जी की जरूरत है, तो वो ऑटोमेटिकली स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जिसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं वो
शुगर में कन्वर्ट करने लगता है और बॉडी में ब्लड शुगर बढ़ने लगता है. सो फॉर पीपल हु से हाँ स्ट्रेस तो है, यू ऑल्सो हैव टू देन कॉन्शियसली टेक आउट 10-15 मिनट्स ऑन अ डेली बेसिस. अगर आप 10-15 मिनट भी अपने लिए नहीं निकाल पा रहे हैं, अपने माइंड को, अपने बॉडी को काम करने के लिए, तो आपकी बॉडी हाई ब्लड शुगर की तरफ आपको लिए जा रही है. ऊपर से आप बोलेंगे कि मैं डाइट भी सही कर रहा हूँ, मैं तो एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, फिर क्यों मेरे ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहे हैं? नाउ दिस इज व्हाई आपके ब्लड शुगर बढ़ रहे हैं, क्योंकि बॉडी का जो बेसिक मोड है वो है सर्वाइवल मोड. वो आपको सिर्फ सर्वाइवल के प्रति ध्यान देना चाहती है, वो नहीं चाहती कि आप सर्वाइव ना करें. तो उसके लिए अगर उसको स्टोर्ड शुगर फॉर्म को रेगुलर शुगर में भी कन्वर्ट करना पड़ रहा है, सॉरी ग्लूकोज, आई मीन आई एम यूजिंग द वर्ड ग्लूकोज एंड शुगर जस्ट इंटरचेंजेबली, बट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन रहा है बॉडी में, वो जबकि आप अपने डाइट और एक्सरसाइज को सही फॉलो कर रहे हैं अपने हिसाब से, आपने चीनी भी बंद की हुई है, राइट? तो इसीलिए स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है. और अगर आपको डायबिटीज है, या आपको प्री डायबिटीज है, या आपको स्ट्रेस है, कोई भी कंडीशन अगर आपको है, यानी आपकी बॉडी को हील करना है, यानी रिपेयर होना है, और अगर आप उसके लिए सही समय पर सो नहीं रहे हैं, तो हीलिंग विल नॉट हैपन. सो ऑटोमेटिकली जो हमारा फिफ्थ कंपोनेंट है हेल्दी लाइफस्टाइल का, स्लीप, which enables the body to detox, to cleanse, to reduce the inflammation, to improve the immunity, to do reversal of health conditions, वो ऑटोमेटिकली आपका करेक्शन फेज है. तो उसको अगर आप निग्लेक्ट करेंगे, तो आपके बाकी चारों कंपोनेंट में कितना भी आप एफर्ट डाल लें, पर जिस कंपोनेंट में वो मैनिफेस्ट हो रहा है, वो मैनिफेस्ट आप करने ही नहीं दे रहे, क्योंकि आप सही समय पे सो ही नहीं रहे. सो इसलिए पांचों ही जो हमारे कंपोनेंट्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. यू कैन नॉट निग्लेक्ट एनी वन, और यू कांट से बट डाइट इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्लीप, और स्लीप इज लेस इंपॉर्टेंट देन एक्सरसाइज. नो, all these are equally important. True. And any other things along with the lifestyle changes? Of course, I think one of the most important thing here is the power of belief. अगर हम सोचते हैं कि हाँ किसी ने रिवर्स कर लिया, मैं भी कोशिश करी हूँ पर मेरा तो नहीं हो रहा, यू आर ऑटो सजेस्टिंग द बॉडी कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा. सो इवन बिफोर यू कैन सी इट, यू हैव टू बिलीव इट. जैसा कि कहते भी हैं कि फर्स्ट वी ऑलवेज सी थिंग्स ट्वाइस, वंस इन आवर माइंड एंड वंस इन रियलिटी. सो फॉर एनीथिंग टू मैनिफेस्ट इन रियलिटी, you have to visualize it in your head. You have to believe कि मैं हील हो चुकी हूँ. तो वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ये फेथ ही नहीं है कि मैं हील हूँ, मैं हील हो चुकी हूँ, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप हील नहीं करेंगे. ये कितनी स्टडीज से रिवील हुआ है, जिसको हम प्लेसेबो इफेक्ट के नाम से जानते हैं, कि डॉक्टर ने ऐसे कुछ भी दे दिया, और जो दवाई भी नहीं था, पर लोगों को लगा कि हाँ मेरे को दिया है दवाई, मैं ठीक हो गई, जबकि वो दवाई भी नहीं थी. इट वाज जस्ट सम टाइनी शुगर पिल, और सम काइंड ऑफ एनीथिंग फॉर दैट मैटर, राइट? So it is more to do with how you perceive it. If you perceive it in your brain that I will reverse it, and I have reversed it, it is possible, तो ऑटोमेटिकली आप किसी भी कंडीशन से अपने आप को हील कर पाएंगे, चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो. कितने सारे हमने कैंसर पेशेंट्स के केस स्टडीज भी देखे हैं, जिनको टाइम लिमिट दे दी जाती है कि अब आप 6 महीना ही रहेंगे, या आपका लाइफ अब इज ओनली फॉर 1 year, एंड दे आर स्टिल लिविंग अ हेल्दी लाइफ, राइट? सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर everybody to understand that health is a reality, and हमारी बॉडी हमेशा हेल्थ की तरफ जाती है, हमेशा हीलिंग की तरफ जाती है. सिकनेस इज नॉट नेचुरल टू बॉडी, राइट? सो वो कभी भी ऑटोमेटिकली सिकनेस की तरफ नहीं जाएगी. देयर इज नथिंग कॉल्ड सिकनेस एंड इलनेस, इट इज जस्ट द एब्सेंस ऑफ हेल्थ. तो अगर आप हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, तो you never have to worry about not recovering or not healing, because that is the very very auto natural, I would say, outcome for the body. And that is why I said even during the course of the podcast that बॉडी को आप थोड़ा सा भी सहारा देते हैं ना, थोड़ा सा भी अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, बॉडी इज योर बेस्ट फ्रेंड. इट विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट हीलिंग. दैट्स द ब्यूटी ऑफ बॉडी. आई मीन वी नीड टू रियली एक्नॉलेज एंड लव दैट एस्पेक्ट, कि हमने अपनी बॉडी को इतना निग्लेक्ट किया है, इतना अब्यूज किया है, पर फिर भी लाइक द ट्रूएस्ट सोलमेट, आई वुड से, कि छोटी सी चीज अगर आप आज टाइम से सो गए, तो कल आप देखेंगे कि आपको क्रेविंग्स नहीं हो रहे.
एक दिन अच्छे से सोने से, एक दिन रिकवरी हो जाने से आपकी बॉडी के हॉर्मोन्स बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं. सो इफ यू जस्ट टेक दोज बेबी स्टेप्स ऑन अ डेली बेसिस, द रियलिटी इज health. It is waiting for you on the other side. So please go embrace your 10x health. दैट्स ट्रू. एंड जैसे कि आपने मैनिफेस्टेशन वगैरह के बारे में मेंशन किया, इवन इन सेवरल पॉडकास्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है फेथ इट टिल यू मेक इट, एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फेथ इट टिल यू मेक इट. एंड इवन एज यू मेंशनड, लाइक sickness is not natural, it's just about the absence of healthy things and so on. And that was one of the greatest takeaway from this podcast. And any last advice which you would like to give to our audience जिनको they are not right now diabetic, normal life जी रहे हैं, best जी रहे हैं, but they are just involving some kind of junk food and like the things which are having natural or even artificial sugars, or so that they can have all these things, but they can also prevent diabetes and other bad symptoms. And for the people those who are in the pre-diabetic and the diabetic phase, so for the three category of people. So first of all, for people who are not even in the pre-diabetic or diabetic stage, but are living a normal life, and very rightly said that prevention is better than cure. So आपको अभी से अपने lifestyle के पांचों ही pillars पे ध्यान रखना है. And of course, I'm not saying that आप हिमालयाज में चले जाइए और बिल्कुल ही meditation कीजिए और बिल्कुल ही अपनी life को change कर दीजिए. We all live here. We have to socialize. There are occasions we have to partake in those occasions. So my advice to you would be that follow the 80-20 rule. So 80% of the time stick to the right thing at the right time, and 20% of the times indulge, do whatever, where travel, eat out, interact, socialize with friends. तो ये जो आपका रेशियो है, ये अगर 80-20 रहेगा, 80% of the right stuff and healthy lifestyle and 20% of occasional indulgence, you would still maintain the balance. You would still not slip into the other side of the equation. So it is very, very important कि weekdays पे आप सही समय पर, अगर नहीं सो पा रहे हैं तो वीकेंड पे आप सही समय पर सोइए. अगर आपको लगता है कि नहीं, पर वीकेंड पे तो मुझे बाहर जाना है, तो आप वीकडेज में सही समय पर सोने की कोशिश कीजिए. अपने डिनर्स को प्रीपोन कीजिए, हैव अर्ली डिनर्स. तो ये तो बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा. हैव अ क्लियर अलाउंस कि मैं कौन से दिन स्वीट में इंडल्ज करूंगा. ये नहीं कि घर में है, आते जाते दिख गया तो मुंह में डाल लिया. सो दैट काइंड ऑफ डिसिप्लिन, आई वुड से, यू हैव टू implement and exercise. So that is important. Now, people who are in the pre-diabetic stage, again, And before jumping into this, as you mentioned about 80-20, honestly, as per my life experience, जब हम 80% पे फोकस करते हैं, even last वाले podcast में you mentioned like you should be guilt free about the things which you are eating. So वो 20% actually मेरी life में बहुत कम हो चुका है, and I'm having that guilt free, honestly speaking. So that's like the real testimony which I'm sharing here. And हाँ, तो guilt free होने के बाद it's like we are having नो बैरियर्स ऑन आवर माइंडसेट कि यार मैंने ये खा लिया, मुझे रिग्रेट नहीं होता है. आई एम जस्ट लाइक कि हाँ यार, आज मैंने खा लिया है, बट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू बी ऑन द ट्रैक. मुझे हेल्दी खाना है, वेजीज, फ्रूट्स एंड सो ऑन. सो आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी दैट आई एम फॉलोइंग दैट. एंड next to that, you are sharing the advice. I'm super impressed, Sahil, that you're actually not just doing the podcast but also implementing the learnings. So that is remarkable. I'm so happy. And very rightly said that जब हम guilt लेते हैं, जब हम guilt लेके, खाने के बाद हमें गिल्ट होता है, हम बुरा फील करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे हमारी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ने लगता है. जैसा कि मैंने अभी समझाया कि स्ट्रेस में हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली सर्वाइवल मोड के चलते और ब्लड शुगर रिलीज और शुगर बनाने लगती है, या ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, हमारा स्ट्रेस हार्मोन हाई जाने लगता है. तो उससे तमाम और अनवांटेड काइंड ऑफ एनवायरनमेंट बनता है, जो कि हमें हीलिंग की तरफ नहीं ले जाता, बल्कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाता है. सो इसीलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इवन व्हेन इन द 20% that you're indulging, make sure that you're indulging guilt free, right? And don't look at the next morning as a कि मैंने गलती की है तो अब मैं अपने आप को पनिश कर रहा हूँ. वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है. आई एम हैप्पी विद एंड आई एट इन ग्रेटिट्यूड एंड आई डिड वॉट एवर आई डिड. आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट. नाउ आई एम कमिंग बैक टू माई क्लीन स्लेट. So that should be the idea.
नाउ फॉर पीपल हु आर इन द प्री डायबिटिक स्टेज, अगेन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ये बहुत ही इजी स्टेज है अरेस्ट करने के लिए। देखिए, रिवर्सल कुछ भी होगा उससे पहले तो आपको उस चीज को अरेस्ट करना है। जो जो लोग नहीं समझ पाते, उन्हें लगता है कि हाँ डॉक्टर ने कहा है कि अभी डायबिटीज नहीं है तो अभी दवाई की जरूरत नहीं है, अभी चलते रहो या अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करो। बट डॉक्टर्स के पास वाकई इतना समय नहीं होता कि वो लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करो पे ज्यादा डिटेल बता पाएं। और जब हम डॉक्टर के केबिन से बाहर आते हैं सुन के कि वेट वेट कम कर लो और लाइफस्टाइल को रिड्यूस करो, तो जेनरिक पब्लिक में क्या होता है कि वेट कम करना है इसका मतलब फैटी फूड हटा दो, इसका मतलब कार्ब्स हटा दो, या फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पे शिफ्ट हो जाओ क्योंकि मुझे डायबिटीज शुगर नहीं बढ़ाना है। तो ये सारे मिथ्स हैं। जब आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आप समझेंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड फैट, what is the importance of including fat in every meal or including protein in every meal, because it is bringing down the glycemic load. Of course, I'm not going into the details here, but it is very important. That is the reason I said eat a balanced meal. Look at all the macros: carbohydrate, protein, fat. Look at all the micros: vitamins, minerals, fiber, ताकि आपकी एक बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स रहे जो आपके मील का ग्लाइसेमिक लोड कम करे, ताकि खाने के बाद स्पाइक्स हो ही ना। तो इसीलिए प्लीज जो लोग भी प्री डायबिटीज या डायबिटीज वाले स्टेज में हैं, प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन योर लाइफस्टाइल, अरेस्ट इट एंड देन स्लोली वर्क टुवर्ड्स रिमिशन, and work in close association with a nutritionist, with your doctor, with your trainer in the gym if you have a personal trainer, or if you're working out, सबको inform करते हुए, सबके साथ मिलते हुए, you have to take responsibility of your health and work towards remission. Perfect. And the last one for the people, those who are in diabetes phase, but they want to reverse it. Well, अगर आप डायबिटीज स्टेज But में being हैं, aware कि complications जो हुए हैं, we can't reverse those, but definitely जो sugar spikes हो रहे हैं and blood sugar levels में changes जो हैं, we can just reverse that by being aware about that criteria. तो अगर आप डायबिटीज करार कर दिए गए हैं, आपको डायबिटीज है, राइट, तो आई वुड से दैट ये एक टिकिंग बॉम्ब है आपके लिए। अगर आप अभी भी अपनी हेल्थ को अपनी हेल्थ कंडीशन को अरेस्ट नहीं करेंगे, यू विल नॉट टेक चार्ज ऑफ योर हेल्थ, तो क्या होगा? आपकी जो डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। अब डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस में क्या है? न्यूरोपैथीज यानी नर्व रिलेटेड इश्यूज, चाहे वो आंखों की रेटिनोपैथी हो, नर्व्स, आंखों की नर्व्स डैमेज हो रही हैं, रेटिनोपैथी है, ग्लूकोमा है, या आपके पेरिफेरीज हाथ और पैरों में नमनेस आ रही है, राइट, जिसे हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं, या फिर आपके जो वूंड्स हैं, आपको चोट लग रही है, या आपको ब्लिस्टर या अल्सर्स हो रहे हैं, वो हील नहीं हो रहे, राइट, वो हो सकता है। आपको किडनी इश्यूज हो सकते हैं, आपका ब्लड आपका हार्ट अटैक के प्रति या स्ट्रोक के प्रति रिस्क बढ़ सकता है। नाउ दीज आर ऑल पुटिंग यू एट अ हायर रिस्क फॉर ऑल अदर कंडीशंस, राइट। तो अभी ये सिर्फ ब्लड शुगर तक सीमित नहीं रह गया, इसीलिए मैं इसको टिकिंग बॉम्ब कह रही हूँ कि आप अपने ही हाथों से अपने आप के लिए तमाम और कंडीशंस के लिए प्रे बन रहे हैं, सो वो आपको नहीं करना है। इसीलिए अभी संभल जाइए, अब भी संभल जाइए, डोंट टेक इट लाइटली। सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि डायबिटीज ब्लड शुगर्स को रेमिशन में ले जाना पॉसिबल है। आप सारी जिंदगी दवाइयों पे नहीं रह रहे, इट इज नॉट द रियलिटी, इट इज नॉट अ डेथ सेंटेंस फॉर यू कि हाँ अब तो मुझे दवाइयां आ गई तो मैं दवाइयों पर ही रहूंगा, ये तो एंड टिल द डे लास्ट डे ऑफ माय लाइफ चलेंगी। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। पहले तो आप इस बैरियर को ब्रेक कीजिए अपने माइंड में। जब ये बैरियर ब्रेक हो जाएगा तब आप धीरे धीरे यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इट योर डॉक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी? डॉक्टर के हाथ में, अगर मैं सिंपली बोलूं कि डायबिटीज केयर एंड मैनेजमेंट मॉडल एक ट्राइंगुलर मॉडल है, डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिसिन इसके कोर पिलर्स हैं अगर हम मान ले, राइट। तो डॉक्टर के हाथ में तो सिर्फ एक तिहाई है ना, सिर्फ मेडिसिन, बाकी दो तिहाई तो आपके हाथ में है। तो अगर आप अपना 2/3 नहीं कर रहे हैं तो डॉक्टर अपना 1/3 बढ़ाता जाएगा, वो दवाइयां बढ़ाता जाएगा, उस दवाइयों के भी साइड इफेक्ट्स होते जाएंगे आपके, राइट, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटोरिएट करती जाएगी। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू to take charge of your true health, so that the doctor does not increase the medicine. When you take charge of your true health, you are taking charge of your entire health and well-being and starting the process of reversal.
मैं कितने लोगों को जानती हूँ जो कि बहुत यंग हैं, साहिल, इट इज़ कभी-कभी मेरा मुझे बहुत बुरा लगता है इस बारे में कि पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि मेरा बेटा 27 इयर्स का है, उसका HbA1c जो है 18.6 है, आप प्लीज़ उसका सेशन लीजिए ताकि वो वो अपने आप को हील कर पाए। पर जो बच्चा है, आई मीन जो एडल्ट है, वो सीरियस ही नहीं है इस कंडीशन को लेके। उसको समझ ही नहीं आ रहा कि 18.6 ब्लड शुगर लेवल्स, HbA1c उसकी बॉडी में किस लेवल का डैमेज अभी कर रहा है। So don't take your blood sugar levels just at a face value of 18 or 11 or please understand that what you're seeing is just the tip of the iceberg. There is enough already happened in the body which is non-reversible. राइट, सो अगर आपने अभी भी उसको रेस्ट नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। आई मीन ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू स्केयर पीपल, बट ये मेरा एक प्ली है टू पीपल टू टेक देयर हेल्थ इन देयर हैंड्स। मुझे बहुत ही बुरा लगता है जब वेरी वेरी यंग एज में, और आज की डेट में ऐसा नहीं है जैसे पहले माना जाता था कि अरे डायबिटीज तो 50-60 के ऊपर होता है। आज की डेट में वी आर सीइंग डायबिटीज इन यंग एडल्ट्स। फैटी लिवर जो है, 6-7 साल के बच्चों को फैटी लिवर हो रहा है। तो अभी ये सारा ही लाइफस्टाइल रिलेटेड है, तो प्लीज अपने लाइफस्टाइल को ठीक कीजिए। बिकॉज ये कहना कि मेरा स्ट्रेस बहुत है ऑफिस में, मुझे टाइम नहीं मिलता है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू आर रिप्लेसेबल एट योर वर्क स्पेस, यू आर नॉट रिप्लेसेबल इन योर फैमिली। So please, prioritize your health. Please remember that health is your true wealth and so is your family, right? So make sure that you invest in your health so that you can improve your relationships, the quality of life that you are living, and continue to live a longer life with a good quality of life. आज की डेट में मेडिकल फैसिलिटीज इतनी ज्यादा एडवांस्ड हैं कि हमारा लाइफ स्पैन तो बढ़ गया है, बट हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो नहीं हम मेंटेन कर पा रहे, वो तो डिटोरिएट ही हो रही है। सो अगर आपको लंबा जीना है और अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ स्पेंड करनी है तो प्लीज अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक होइए और अपनी हेल्थ की जिम्मेदारी लीजिए, क्योंकि आपकी हेल्थ किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, ना आपकी वाइफ की, ना आपके बच्चों की, ना आपके डॉक्टर की, ना आपके डाइटिशियन की, वो आपकी खुद की जिम्मेदारी है। सो गेट एजुकेटेड, use the healthcare practitioners to gain insight, get empowered with the process of diabetes reversal, diabetes care and management, and implement it, because information will not lead to transformation, only taking action will लीड टू ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये कहना कि हाँ जी बहुत अच्छा पॉडकास्ट था, मुझे बहुत कुछ समझ में आ गया, पर कल से फिर वही, अगर आपने कोई चेंज नहीं किया है तो नथिंग इज चेंजिंग इनसाइड यू, राइट? सो प्लीज take action, be accountable towards your health and well-being. एंड इसी के साथ मुझे एक और फ्रेज याद आ रहा है, इट्स लाइक लाइफ बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। एंड इवन इट्स लाइक योर फैमिली इज एक्चुअली योर वेल्थ, एंड इवन बिफोर फैमिली इज वेल्थ, योर बॉडी इज योर बेस्ट टेम्पल, is your temple, your asset, or whatsoever we call. But it's like जो कुछ भी हम लाइफ में अचीव कर लेंगे, we can make changes in that, we can make a big house, we can have that super car, but we can't change the body अगर वो एक बार खराब हो जाए. So that's why this podcast was designed. And thank you so much Madhvi ma'am for being on our podcast show once again. And I think यहाँ पे it's not the ending of this podcast. आई थिंक इसके बाद भी हम लोग हेल्थ इज वेल्थ इस नाम से ही कुछ सीरीज को और बढ़ावा देंगे. वी विल मेक सर्टेन चेंजेस इन दिस, हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड आई होप यू विल ऑल्सो बी द पार्ट 3 ऑफ दिस पॉडकास्ट. एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर पॉडकास्ट शो एंड शेयरिंग योर वैल्यूएबल विजडम in terms of what is diabetes, myths, and the reversal process. And I think this is just the beginning of this Health is Well series. And once again, thank you so much. Thank you so much, Sahil. It was a pleasure to be here. Once again, thank you so very much for watching this podcast till the end. And I hope that आपको सारी clarity मिल चुकी होगी कि diabetes एक symptom क्यों है और ये क्यों होता है, and what are the precautions which we can take so that we can stay away from this particular symptom. And please do make sure that you share all of your biggest takeaways below this particular video in the comment section. और उसी के साथ सारे links, सारे important social media links आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे. माधवी शर्मा मैम के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, आप उनका यूट्यूब चैनल चेकआउट कर सकते हो, और जो वीडियो उन्होंने मेंशन किया था ड्यूरिंग पॉडकास्ट वो भी चेकआउट कर सकते हो. All the links are given in the description section. And please do make sure that you hit the like button and subscribe to our YouTube channel and share this particular podcast with at least one friend of yours.
and I look forward to see you in the upcoming one. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.